हाय स्टूडेंट्स, मैं विकास अग्रवाल आ गया हूं प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो प्रयास सीरीज में हम एनएससीजेएस 2024 के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हैं ये सारे के सारे। और इनमें से हमने ये टॉपिक्स, एक मिनट बच्चों, हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए वो मैं बता देता हूँ। तो ये टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और अब आज हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है फील्ड थ्योरी, एक होता है सैटेलाइट थ्योरी। तो फील्ड थ्योरी में हम ये बात पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशन में होता क्या है, मतलब कि उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं हम, और फिर उसको अप्लाई करते हैं समझने के लिए कि किस प्रकार सैटेलाइट्स जो हैं वो प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं या किस प्रकार प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों मोशन सेम लॉ से गवर्नड है। ठीक है, तो इनको समझने के लिए पहले हमें थ्योरी समझना जरूरी है, तो हम फील्ड थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो ये लॉ हमें क्या बताता है या ग्रेविटेशन होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को इस तरह से स्टार्ट करता हूं मैं एक स्टेटमेंट देता हूं पहले, ठीक है, और फिर देखेंगे कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो स्टेटमेंट यह है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास प्रेजेंट है, मास, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास प्रेजेंट है वो हर ऐसी चीज जिसमें मास प्रेजेंट है को अट्रैक्ट करेगी, करती है। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर थिंग दैट हैज मास। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशन का अगर मैं उसमें से मैथमेटिक्स को हटा दूं तो दिस इज द एसेंस। किसी भी चीज में अगर मास है तो वो हर दूसरी चीज जिसमें मास है उसको अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन, क्या इसमें मास है? बिल्कुल है। ये रिमोट, क्या इसमें मास है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या ये पेन इस रिमोट को अट्रैक्ट कर रहा है? क्या मैंने ये बात कही है क्या अभी है, मतलब इस तरह की बात कही, मतलब मेरे को ऐसा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? यस यस, दैट्स व्हाट ग्रेविटेशन सेज। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, कभी फील तो नहीं हुआ इनको, टेबल पे कभी ऐसा रखा तो एक दूसरे के पास तो कभी गए नहीं है। तो वो चीज़ हम समझेंगे जब हम नंबर्स में डील करना स्टार्ट करेंगे, तब ये बात समझ में आएगी कि फील क्यों नहीं होता। ठीक है, रादर फील तो होता है, तभी तो पता लगा है, तभी तो लॉ डिस्कवर हुआ है। ठीक है, पर क्या हमारे पास फील करने की क्षमता है या नहीं, ठीक है, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या ये पेन मेरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है? मास तो मेरे अंदर भी है, बहुत सारा है, जिसको मैं कम करने की कोशिश करता रहता हूं लेकिन होता नहीं है। एनीवेज, तो क्या ये पेन मेरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या मेरी बॉडी इस पेन को अट्रैक्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। क्या ये पेन मेरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है? यस। क्या मेरी बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही है? यस। क्या ये पेन मेरे स्पेक्स को अट्रैक्ट कर रहा है? यस। क्या मेरे स्पेक्स इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? यस। समझ आ रहा है? क्या ये पेन इस बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा है जिस पे मैं लिख रहा हूं? यस। क्या ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? यस। क्या ये बोर्ड फैन को अट्रैक्ट कर रहा है? यस। एवरीथिंग दैट हैज मास attracts every other thing that has mass. In other words, you can say everything in this universe attracts every other thing in this universe. ठीक है, तो क्या सन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? यस। क्या मैं सन को अट्रैक्ट कर रहा हूं? यस। क्या जुपिटर मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? यस। क्या प्लूटो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? यस। समझ में आ रही बात? एवरीथिंग दैट हैज मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर थिंग दैट हैज मास। ठीक है, अभी मैंने सन की बात कर ली। सर सन आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप सन के अंदर, आप सन की तरफ जा क्यों नहीं रहे? क्योंकि अर्थ भी तो कर रही है। ठीक है, और क्योंकि मैं अर्थ के पास हूं तो अर्थ का अट्रैक्शन ज्यादा है, अर्थ का इन्फ्लुएंस मेरे पे ज्यादा है, सन बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो एवरीथिंग दैट हैज मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर थिंग दैट हैज मास। ठीक है, दैट्स व्हाट ग्रेविटेशन से। तो ये तो हो गई बात क्वालिटेटिव, ये तो हो गई बात विदाउट नंबर्स की। नंबर्स की बात करते हैं कि अगर मान लो एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है, कितना फोर्स लगा रही है। ठीक है, इसकी बात करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे पार्टिकल से। मतलब हम हमेशा यही करते हैं, हम पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं, फिर पार्टिकल्स के बारे में अगर हमें कुछ पता लग जाता है तो हम इंटीग्रेशन यूज करके ऑब्जेक्ट्स की बात करना चालू कर देते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज कलेक्शन ऑफ मेनी पार्टिकल्स। तो अगर पार्टिकल्स के लिए हमें कुछ पता लग गया तो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लो एक पार्टिकल है जिसका कुछ मास है, लेट्स से m1। ठीक है, ये एक अनदर पार्टिकल है जिसका मान लेते हैं मास है m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिसको हम r से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, this m1 particle will be attracting this m2 particle by some force and m2 particle will be attracting m1 particle by the same force. ठीक है,
मतलब apart from any other kind of interaction that these particles may have, for example these particles may have some charge on them, they might be exerting some electrical force on each other, उनकी बात छोड़ दो अभी, मतलब apart from any other force that these particles may be exerting on each other due to whatever reasons, they will exert a force on each other because they possess mass. इनके मास के पास masses है, masses की पोजीशन की वजह से, masses होने की वजह से ये एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. एंड एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन अस that this force is proportional to the product of the masses. मतलब कि ये m1 पे भी डिपेंड करता है, m2 पे भी डिपेंड करता है, तो ये इस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और ये r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब हम r डिस्टेंस पे जितना भी फोर्स डिटेक्ट करते हैं, मान लो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके, डिस्टेंस को डबल कर देने से फोर्स 1/4 हो जाता है और डिस्टेंस को ट्रिपल कर देने से फोर्स 1/9 हो जाता है. यहां से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिपेंडेंस है वो 1/r² की है. ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन करके हम ये कह सकते हैं कि फोर्स में बी रिटन एज सम कांस्टेंट इनटू m1 इनटू m2 डिवाइडेड बाय r², वेयर दिस g इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये कहा जाता है. यूनिवर्सल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये अर्थ पे भी एप्लीकेबल है और अगर हम अर्थ के बाहर चले जाते हैं तब भी ये फॉर्मूला वैलिड रहता है. ठीक है, तो दिस इज द स्टेटमेंट, g इज अ कांस्टेंट. ठीक है, g की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी ये मैं तुम लोगों के ऊपर होमवर्क छोड़ता हूँ, वैसे बहुत इजी है इसकी वैल्यू. ठीक है, तो बट आई लीव इट अप टू यू, इसको गूगल सर्च करके देखना, इसकी यूनिट कितनी है वो भी देखना. ठीक है, अभी हम इस फॉर्मूले को अब यूज़ करना सीखते हैं. मतलब जैसे ये फॉर्मूला तो आ गया, अब जैसे सपोज मैंने एक सिचुएशन ली, मैंने कहा कि भाई मान लो ये एक m1 मास का पार्टिकल है. ठीक है, यहाँ पर एक m2 मास का पार्टिकल रखा है और यहाँ पे एक m3 मास का पार्टिकल रखा है. ठीक है, ये डिस्टेंस r मान लेते हैं, ये डिस्टेंस भी r मान लेते हैं. सिचुएशन को इजी रखने के लिए एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि m1 जो है ये m2 के बराबर है और ये m3 के bराबर है और इन सबको हम m से इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m3. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों. तो अगर मैं m3 पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने की बात कर रहा हूँ तो m1 की वजह से कुछ फोर्स लगा होगा, उसको f1 लिख देता हूँ. m2 ने भी कुछ फोर्स लगाया होगा, उसको f2 लिख देता हूँ. ठीक है, एक बात मैं, छोटी सी बात है लेकिन मैं हाईलाइट कर देता हूँ. क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि नेट फोर्स ऑन m3 निकालो, क्योंकि अगर इन तीनों को मैंने रेस्ट पे रखा हुआ है, रेस्ट पे कैसे रखा हुआ होगा, इनको क्लैंप कर रखा होगा. ठीक है, किसी न किसी चीज़ से पकड़ रखा है इनको. ठीक है, तो अगर मैं पूछता हूँ कि नेट फोर्स ऑन m3 निकालो तो वो तो जीरो आ जाएगा क्योंकि ये तो रेस्ट पे है. ठीक है, तो रेस्ट पे अगर ये बना हुआ है तो नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो मैं नेट फोर्स नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है वो बता दो. मतलब इन दोनों ने मिलकर इसको अट्रैक्ट कर रखा है लेकिन ये आगे जा नहीं रहा क्योंकि जो क्लैंप है उसने इसको पकड़ रखा है. ठीक है, तो क्लैंप ने भी इसके ऊपर फोर्स लगा रखा है और वो फोर्स इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है. तो नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन हम नेट पूछ ही नहीं रहे, हम तो पूछ रहे ग्रेविटेशनल फोर्स बता दो कितना है. देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे. तो इसमें सबसे पहले अगर मैं f1 की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा g m1 m2 बाय r². तो m1 की जगह पे m आ जाएगा, r की जगह m2 की जगह भी m आ जाएगा और r की जगह पे r ही आ जाएगा. तो ये हो जाएगा gm² बाय r. अब जब मैं f2 लिखने जाऊंगा तो फॉर्मूला तो हम यही यूज करेंगे. इस बार m2 m3 दोनों का मास आएगा, दोनों का मास m दे रखा है. ठीक है, एक्चुअली बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, ये 2r का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4r² आएगा. ठीक है, ये मैंने स्क्वायर करना भी भूल गया था मैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा. ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस 2r था, m2 और m3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, तो ये बन जाएगा gm² बाय r². तो जो नेट फोर्स हमें चाहिए वो है इन दोनों का सम, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है. ठीक है, तो इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 1/4 + 1, तो 5/4 gm² बाय r². ठीक है, समझ में आ रहा है. ये हमने m3 पे निकाला. अगर हमसे पूछा जाए कि m1 पे नेट फोर्स निकालो या m2 पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, सिमिलर प्रोसेस हम निकालेंगे. m1 पे निकालते वक्त m2 ने इस पे फोर्स लगाया होगा वो लिखेंगे, m3 ने इस पे फोर्स लगाया होगा वो लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. इनफैक्ट सिचुएशन सिमेट्रिक है, तीनों m है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इन दोनों के बराबर है, तो m1 पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स भी यही आएगा.
ठीक है, जब तुम m2 पर ग्रेविटेशनल नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने की कोशिश करोगे, कैन यू टेल मी क्या आएगा? ठीक है, m2 को m1 इधर अट्रैक्ट करेगा, m3 इधर करेगा, दोनों m2 से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दोनों का मास सेम है, तो m2 पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक एग्जांपल करा। अब इस एग्जांपल में खासियत ये थी कि तीनों पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में थे। हम कुछ ऐसा एग्जांपल भी करके देखते हैं जिसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ना हो। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड लेंथ हमको दे रखी है l। ठीक है, और तीन पार्टिकल हमको बता दिए गए हैं, तीन पार्टिकल हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल है मान लेते हैं m मास का, यहाँ पे एक पार्टिकल है मान लेते हैं m मास का, और यहाँ पे एक पार्टिकल है मान लेते हैं m मास का। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि चलो इनके नाम भी रख देते हैं हम। ठीक है, इनके नाम रख देते हैं, बात करने में आसानी होगी। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो गया C। सपोज हमसे कहा गया फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन A। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन A। कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो A पर एक फोर्स B ने लगा रखा होगा इधर की तरफ, इसको F लिख देते हैं। एक C ने लगा रखा होगा इधर की तरफ, इसको भी F लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो जब हम F नेट निकालेंगे तो नोटिस करना बच्चों 2F मत कर देना, जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक है। F और F को ऐड कर दे भाई, वेक्टर एडिशन करोगे ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अब या तो तुम इस F के कंपोनेंट ले लो कि इस F का कंपोनेंट इधर, इस F का इधर, दोनों को ऐड कर देंगे और इनके जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। एक तरीका ये है, नहीं तो दूसरा तरीका जो हमने दो वेक्टर्स को ऐड करने का फॉर्मूला सीखा हुआ है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ f इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू हाफ, तो ये हो गया √3f। लेकिन अभी हमने f तो लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं। तो f की वैल्यू कितनी है? f की वैल्यू हमको जो ग्रेविटेशन का रूल बताया गया है उसके अनुसार gm²/l² होनी चाहिए। तो ये आंसर हो गया। देखो बच्चों, आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? ठीक है, और एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इस बार सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे मान लो हमको बताया गया है कि 4 पार्टिकल्स हैं जो कि एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हैं, चारों आइडेंटिकल हैं। ठीक है, चारों आइडेंटिकल हैं। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ऑफ इसमें डायगोनल की लेंथ मान लेते हैं, डायगोनल की लेंथ 2R दे रखी है हमने सपोज। ठीक है, दैट मीन्स ये लेंथ 2R है। ठीक है, अब इस बार लेकिन ये पार्टिकल्स रेस्ट पे नहीं है, रादर क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि भाई ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स इस सर्कल पे घूम रहे हैं। जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, और ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, एंड दे आर ऑल मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालो। ठीक है, थोड़ा सर्कुलर मोशन मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। तो ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर, ये पार्टिकल इधर, और क्योंकि चारों सेम एंगुलर वेलोसिटी से जा रहे हैं, ठीक है, तो ये स्क्वायर शेप मेंटेन रहेगी। सो इट्स लाइक अ स्क्वायर विच इज रोटेटिंग। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि भाई ओमेगा निकाल दो। ठीक है, तो समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। ठीक है, देखो अगर हम किसी भी एक पार्टिकल पे फोकस करें, सिर्फ एक पार्टिकल पे फोकस करें, तो उस पार्टिकल पर फोर्सेस जो लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस है वो? ठीक है, इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि इसने लगा रखा है, एक लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्स तो इक्वल होंगे। ठीक है, और एक लग रहा है जो डायगोनल पे जो उसने, इसको मैं F' कह देता हूँ। तो ये 3 फोर्सेस हैं। इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा, क्या वो सेंटर की तरफ आ जाएगा? सोच के देखो, मतलब इसका रिजल्टेंट मैं लिखूंगा F' प्लस √2F। नोटिस करो, ये F रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये F और F का रिजल्टेंट इधर आएगा, √2F वो F में प्राइम ऐड हो जाएगा। और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है जो इस पार्टिकल को सर्कल पे घुमा रहा है। तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए m ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। रेडियस होगा डायगोनल की लेंथ का आधा,
यानी कि r। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी ओमेगा की वैल्यू। अब सवाल ये है कि एफ प्राइम कितना है, तो एफ प्राइम लिख देते हैं। इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो एफ प्राइम था, तो ये है जी एम स्क्वायर बाय 2r का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, प्लस √2 टाइम्स एफ। एफ क्या है, इन दोनों के बीच का फोर्स, तो ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर बाय, अब ये लेंथ कितनी होगी, अगर ये लेंथ 2r है तो ये लेंथ 2r इंटू कॉस 45, यानी कि ये √2r होगी। √2r का स्क्वायर करेंगे तो 2r स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो दिस एंटायर थिंग इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 1/√2 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/√2, 1/4 मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूँ, 1/4 प्लस 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय जी एम स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। 1/4 प्लस 1/√2 इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √1/4 प्लस 1/√2, ठीक है, इंटू जी एम, एक m कैंसिल हो जाएगा, बाय r³। तो ये आंसर बन जाएगा। देखो बच्चों किस तरीके से करेंगे, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, अब इसके बारे में सोचना। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये मान लेते हैं एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है स्मॉल m मास का, क्लियर है, ठीक है। रॉड यूनिफॉर्म है, तो इस रॉड ने इस पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगा रखा होगा। मैं ऑप्शंस देता हूँ, सेलेक्ट करना, ठीक है। F इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ध्यान से देखना बच्चों, इज इट GMM बाय r स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी, और इज इट GMM बाय r प्लस l स्क्वायर, और इज इट GMM अपॉन r प्लस l बाय 2 स्क्वायर, ठीक है, और इज इट नन ऑफ दीज, व्हाट डू यू थिंक गाइस, ठीक है। तो तुम अपना आंसर कमेंट्स में बता सकते हो मुझे कि क्या सोच रहे हो, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर तुमने ए ऑप्शन के बारे में सोचा तो तुमने गलत सोचा है, ठीक है, क्योंकि अगर तुमने ए के बारे में सोचा है, तुम्हें लगता है ए सही है, तो इसका मतलब तुमने पूरी रॉड का मास इस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया, क्योंकि इस फॉर्मूले के अनुसार कैपिटल M और स्मॉल m में दूरी स्मॉल r है, यानी कि ये पूरा का पूरा मास यहाँ पे होना चाहिए, जो कि नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि इस पूरी रॉड को चपटा करके हमने यहाँ पे डाल रखा है, ऐसा नहीं है, तो वो गलत है, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुमने बी के बारे में सोचा कि बी आंसर होना चाहिए, तो भी तुम गलत हो, क्योंकि बी में हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि इस रॉड का सारा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कि रॉड को पूरा चपटा करके हमने यहाँ पे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया है और उस पार्टिकल को यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसा हमने मान लिया है, तो ये गलत है। सी ऑप्शन जहाँ तक मुझे लगता है तुम सब ने टिक किया होगा, ठीक है, और सी ऑप्शन भी गलत है। ये बहुत बच्चों को सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। तुमने क्या सोचते, मतलब सी ऑप्शन के बारे में बच्चे क्या सोचते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ते पढ़ते बच्चे सेंटर ऑफ मास चैप्टर कवर कर चुके होते हैं, ठीक है, तो उनकी एक हैबिट बन जाती है, तुम बच्चों की सबकी हैबिट बन जाती है कि जहाँ पे भी हमें ये नहीं समझ में आया, लाइक हमें अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस लेना सिखाया गया, लेकिन एक तरफ पॉइंट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्या करें, तो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, ये जनरल टेंडेंसी बन जाती है, जबकि ऐसा नहीं करना होता है। मतलब फिजिक्स में यू कांट ऑलवेज जस्ट अज्यूम कि एक सब्सटेंस को रिप्लेस करके उसके सेंटर ऑफ मास पे पार्टिकल मान लो, ठीक है। देयर आर सिचुएशंस जिसमें ये मानना ठीक होता है, देयर आर सिचुएशंस जिसमें ये मानने से गलत आ जाता है, ठीक है। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि डिफॉल्ट ये मान के रखना कि अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट से एक दूरी चाहिए तो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस पॉइंट मान लो कि वहां से डिस्टेंस मेजर कर लो। दैट इज नॉट द राइट आइडिया, दैट इज नॉट द डिफॉल्ट आइडिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जहां पे ये चीज अलाउड होती है वहां पे ये पहले प्रूव करना पड़ता है कि ये करने से सेम रिजल्ट आएगा। वंस यू हैव प्रूव्ड इट देन यू कैन यूज इट, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ मैंने भी प्रूव नहीं किया और यहाँ पे ऐसा कुछ होता भी नहीं है। मतलब कि जो न्यूटन्स लॉ है, यानी कि कौन से लॉ की बात कर रहा हूं मैं, ये लॉ कहाँ गया, ये वाला जो लॉ है, ये पार्टिकल्स के लिए लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं लिखा हुआ है। इसमें m1 और m2 मासेस है, ठीक है, और उन मासेस के बीच का डिस्टेंस r है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस r है। अगर तुम एक मास को एक ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दोगे और फिर इसके सेंटर ऑफ मास से m2 का डिस्टेंस यूज करोगे तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, मतलब जनरली वर्क नहीं करेगा, कुछ स्पेशल केसेस में वर्क कर जाए वो एक अलग बात है, ठीक है। तो यू कांट जस्ट सिंपली अज्यूम कि मैं सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ले लेता हूँ, मतलब
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि ये L/2 है, ये R है, तो इसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस R + L/2 हो गया, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी सही आंसर नहीं है गाइस। अब सवाल ये है कि अगर इनमें से कुछ भी सही नहीं है तो सही है क्या, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली कैन वी इवन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बच्चों देखो कैसे करना है मैं सिखाता हूँ। ये m मास है, ये L लेंथ है, ये पार्टिकल है, इनके बीच का जो दूरी है वो R है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि चलो इस रॉड को पार्टिकल्स का कलेक्शन मान लेते हैं। मतलब हम पहले तो फिलॉसफी समझ लेते हैं। हम ये कहेंगे कि इस रॉड को अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं, ठीक है, मान लो 100 टुकड़े, 100 टुकड़े तो मैंने बनाए भी नहीं है, या 1000 या 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ व्हाटएवर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीसेस अगर हम मान ले तो हर एक पीस एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। हर एक पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा कि यहाँ से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक रीजन लो, तो इस रीजन का जो मास होगा उसको हम यूनिटरी मेथड से लिखेंगे m/l इंटू डी एक्स। ये समझ में आ रहा है कि अगर m मास पूरी l लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हुआ, वो m/l हुआ। तो dx लेंथ में कितना मास हुआ, m/l इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मास का जो पार्टिकल है ये इस m पे फोर्स लगा रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है r + l - x। नोट करो ये जो लेंथ है ये l - x है, बिकॉज x इज दिस, ठीक है। तो इस पार्टिकल ने, ये जो रॉड का छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है, उस टुकड़े ने m पे जो फोर्स लगाया है उसको df मान लेते हैं। तो ये df कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा g इंटू मास ऑफ दीज टू, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस, सो दैट इज m इंटू dm, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज r + l - x का स्क्वायर, and then you replace dm by the value that we have written, so gm m/l into dx upon r + l - x का स्क्वायर, ठीक है। और नोटिस करो कि अलग अलग एलिमेंट्स यानी कि अलग अलग टुकड़े इस मास के ऊपर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इस df का डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देंगे। जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करने के बारे में सोचते हैं तो पहले हमें ये चेक करना होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटीज अलग अलग एलिमेंट्स की वजह से सेम डायरेक्शन में है या नहीं। अगर डायरेक्शन डिफरेंट होती है या लाइन अगर डिफरेंट होती है, ठीक है, तो फिर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अभी तो कर सकते हैं, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ gm m/l इंटू डी एक्स अपॉन r + l - x का स्क्वायर फ्रॉम, अब पहला एलिमेंट x की किस वैल्यू पे मिला था, 0 पे, और लास्ट टुकड़ा, रॉड का लास्ट टुकड़ा x की l वैल्यू पे मिलेगा। तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट करने से आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा gmm अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय r + l, ये आंसर आता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तुम लोग फिनिश करके देख लेना बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अलग अलग तरीके से यूज करके देख लिया। अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब हुआ, देखो सपोज हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज अ पार्टिकल ऑफ मास m1 जिसका पोजीशन वेक्टर हमें पता है, दिस इज अ पार्टिकल ऑफ मास m2 जिसका पोजीशन वेक्टर r2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि भाई m1 m2 ने एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रखा है उनको इन वैल्यूज को यूज करके निकालो, मतलब कि r1 r2 m1 m2 यूज करके निकालो। कैसे करेंगे देखो, तो सबसे पहली चीज हम एक तरीका बना लेते हैं लिखने का। जैसे सपोज मैं F21 लिख रहा हूं, सो F21 वुड मीन फोर्स ऑन 2/1, ये हमने डिसाइड कर लिया है कि F21 का मीनिंग ये होगा। तो अगर मैं फोर्स ऑन 2/1 लिख रहा हूं, दैट मीन्स अभी मैं बात कर रहा हूं इस एरो की, चेक करो, ऑन 2/1, तो 1 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। चलो ये तो एक बात हो गई। अब नोटिस करो ज़रा कि अगर मैं R21 वेक्टर लिखता हूं, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। पोजीशन वेक्टर्स हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे, तो इट वुड बी अ वेक्टर लाइक दिस, ठीक है, दिस इज R21 वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर फ्रॉम 1 to 2,
ठीक है, और R21 वेक्टर आती कैसे है, ये आती है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से। ठीक है, तो पहली तो ये नोट करो कि क्या हम ये लिख सकते हैं कि F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो है GM1M2 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और इनके बीच के डिस्टेंस का मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, तो ये हुआ R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये चेक करो। ठीक है, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दिया है, लेकिन हमें तो वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो चलो डायरेक्शन की बात करते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि F21 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, दिस इज नेगेटिव ऑफ R21 कैप। चेक दिस F21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R21 की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने अब 1 और 2 को कंबाइन करके हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज द मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। दिस इज ट्रू फॉर एनी जनरल वेक्टर। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर एनी जनरल वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब है F21 वेक्टर को F21 वेक्टर को लिख सकता हूं F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय F21 कैप। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा GM1M2 अपॉन मॉड R21 वेक्टर क्यू स्क्वायर इनटू R21 कैप विद अ नेगेटिव साइन। चेक करो। ठीक है, एंड दिस कैन फर्दर बी रिटन एज माइनस GM1M2 R21 वेक्टर। देखो, इस यूनिट वेक्टर को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो नीचे फिर R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब आ गया। सो दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉज। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, याद रखो इसको। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म जनरली तब काम में आती है जब सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि हमारे लिए कंपोनेंट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तब हम वेक्टर फॉर्म को यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। ऑलराइट एवरीवन। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये मान लो एक M1 मास का पार्टिकल है एंड वी नो कि अगर इसके पास में कोई दूसरा पार्टिकल रखा गया, ठीक है, तो ये M2 इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। ऑफ कोर्स M1 पे भी फोर्स लग जाएगा, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज कि हाउ डिड इट बिकेम अवेयर, M1 को कैसे पता लगा कि इसके पास में एक दूसरा पार्टिकल आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है दैट एवरी पार्टिकल क्रिएट्स अ फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। मतलब ये अपना एक इलाका बना देते हैं। ठीक है, ये एक इलाका है जिसमें अगर कोई दूसरा पार्टिकल आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। सो एवरी पार्टिकल क्रिएट्स अ रीजन अराउंड इट इन विच इट कैन इन्फ्लुएंस अनदर पार्टिकल। दैट रीजन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस पार्टिकल। समझ आ रहा है? ठीक है, एक पार्टिकल के ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है वो रीजन जिसमें ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा सकता है। बट हैंग ऑन, ये क्या हो रहा है? हैंग ऑन, अगर मैंने कहा कि पता लगाओ इस M1 का ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो मैं कहूँगा कि चलो यहाँ पे एक पार्टिकल मान लेते हैं, इस पे फोर्स लगेगा, और अब ये दिमाग लगाते हैं कि R की वैल्यू कितनी करने से ये फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे भी ये फोर्स ज़ीरो होगा वहाँ पे हम ये बात कहेंगे कि ये M मास का पार्टिकल इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया है। ठीक है, क्योंकि जब तक ये M मास का पार्टिकल इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा उसके ऊपर फोर्स लगता रहेगा। तो सोच के देखो बच्चों, R की मैं कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करूँ, R की वो कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करूँ जिससे कि ये वैल्यू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अगर तुमने इनफाइनाइट कहा है तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, R की वैल्यू इनफाइनाइट होने से ये फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, विच बेसिकली मीन्स कि इस पार्टिकल का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, नाउ दिस इज प्रीटी सरप्राइजिंग। इस पार्टिकल के मास के बारे में तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो उसको M1 लिख दिया था। ये केजी में हो सकता था, ये ग्राम में हो सकता था, ये माइक्रोग्राम में हो सकता था, ये नैनोग्राम्स में हो सकता था। ठीक है, एंड येट वी आर कंक्लूडिंग कि इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा। इज दिस करेक्ट?
The answer is yes. This is correct, guys. Gravitational field of any particle extends up to infinity irrespective of its mass. ठीक है, एंड देयरफॉर अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात बोली थी कि जुपिटर भी मेरे पे फोर्स लगा रहा है, प्लूटो भी लगा रहा है, सन भी लगा रहा है, ठीक है, कोई और तुम्हें स्टार पता है तो वो भी लगा रहा है, ठीक है. सो डिस्टेंस डजंट मैटर, ठीक है. अगर मास है तो वो एंटिटी दूसरे एंटिटी पे फोर्स लगाएगी. डिस्टेंस इस तरह से मैटर करता है कि फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, बट इफ आई आस्क यू कि फोर्स लग रहा है कि नहीं, ठीक है, तो आंसर विल ऑलवेज बी यस. ठीक है. डू आई मीन टू से कि मून पे मान लो कोई एक हाइड्रोजन एटम या एक मॉलिक्यूल पकड़ लो, मून पर पड़े स्टोन का एक मॉलिक्यूल पकड़ लो या एक एटम पकड़ लो, क्या वो भी मेरे पे फोर्स लगा रहा होगा? यस. ठीक है. एवरीथिंग दैट हैज मास, ऑफ कोर्स उस फोर्स की वैल्यू हाईली नेग्लिजिबल, बहुत ही स्मॉल होगी, वो एक अलग बात है, बट इफ द क्वेश्चन इज ओनली ऑफ अ यस और अ नो, देन यस द फोर्स विल बी देयर. ठीक है. तो अगेन व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? ठीक है, वी आर येट टू आंसर दैट क्वेश्चन. सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? सो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ पार्टिकल इज द रीजन इन सराउंडिंग अ पार्टिकल इन विच इट कैन इन्फ्लुएंस अनदर पार्टिकल्स. ठीक है. चलो ये तो एक बात हो गई. अब द पॉइंट इज कि कैन वी टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इन एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, लाइक जैसे सपोज कहीं पे एक पार्टिकल रखा है, मेरे से कुछ दूरी पे एक पार्टिकल रखा है, लेकिन मुझे नहीं पता वो रखा है. ठीक है. तो अगर थोड़ी दूर पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड मेरे पास एग्जिस्ट करेगा, मेरे ऊपर एग्जिस्ट करेगा. इवन इफ आई डोंट नो दैट द पार्टिकल इज देयर, गेट द ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट वेयर आई एम प्रेजेंट. ठीक है. सो ग्रेविटेशनल फील्ड कैन ऑल्सो बी टॉक्ड अबाउट एज एन इंडिपेंडेंट थिंग. मतलब उसके लिए ये मेंशन करना जरूरी नहीं है कि पास में पार्टिकल रखा है. वी कैन जस्ट से कि इस रूम में ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है ड्यू टू सम मासेस विच मे बी केप्ट एनीवेयर. हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड हर पार्टिकल का इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, तो हाउ डू आई कंपेयर? लाइक एक 5 kg का पार्टिकल है, एक 10 kg का पार्टिकल है, क्या इनके ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होंगे? तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड को ये डिफाइन करा कि इट्स अ रीजन इन विच अ पार्टिकल कैन इन्फ्लुएंस अनदर पार्टिकल. तो आई डिड नॉट रियली मेजर द ग्रेविटेशनल फील्ड, डिड आई? तो मतलब ये कहना कि 10 kg का ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होगा या 5 kg का, इट्स अ मीनिंगलेस क्वेश्चन, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड को मेजर ही नहीं करते. हम मेजर करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को, बट मेजर करने से पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा ये होती क्या है. ठीक है. तो लेट मी नाउ टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है. तो अब ये क्या चीज़ होती है वो मैं बताता हूँ. तो सपोज मुझे ये पता है कि इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड है. ठीक है. किसी ने तो एग्जर्ट कर रखा है, मुझे नहीं पता किसने, मतलब मुझे नहीं पता कि इस रीजन के, मतलब जैसे इस बोर्ड के पीछे कोई मास रखा है या इस बोर्ड के आगे कोई मास रखा है या लेफ्ट में रखा है, राइट में रखा है, बट मुझे पता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड तो है. तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक m मास के पार्टिकल को रिलीज करके चेक करूँगा कि इस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या. ठीक है. सपोज मैंने ये डिस्कवर करा कि इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में. ठीक है. तो मैं कहूँगा कि इस पॉइंट P पर जहाँ पे इस पार्टिकल को रखा गया था, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी इंडिकेटेड बाय द अल्फाबेट G, ये है F/m. समझ रहा है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है. दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. नोटिस करो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट आएगी वो एक्सेलरेशन से मैच करेगी. ठीक है. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो एक्सेलरेशन से मैच कर रही है. और ये भी नोटिस करो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को उसी डायरेक्शन में मान लेंगे, बिकॉज मास तो स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. तो फोर्स जिस डायरेक्शन में है, जी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा. यहाँ तक आ रहा समझे? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है. इसकी जो यूनिट बनेगी, ठीक है, यूनिट बनेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है. तो ये तो डेफिनेशन हो गई. ठीक है. अब हमें इससे पता क्या लग रहा है? इससे हमें पता ये लग रहा है कि सपोज मैंने कहा कि इस रीजन में एक ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है. ठीक है. इसको यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, जिसकी वैल्यू है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे एक 1 kg का पार्टिकल रिलीज कर दिया है. क्या होगा इस पार्टिकल का? ठीक है. तो देखो, अगर हमें G पता है, M पता है, तो पार्टिकल पे फोर्स कितना लग रहा है वो पता लग जाएगा. ठीक है. तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा कितना, 1 × 20
यानी कि 20 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। एंड देयरफॉर अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितनी देर में कितना दूर जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को यूज़ कर सकते हैं फोर्स निकालने के लिए, क्लियर है। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल कितना ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो देखो गोइंग बाय डेफिनेशन ये एक m मास का पार्टिकल है। मैंने अगर यहाँ पर एक कोई m0 मास का पार्टिकल रखा होता तो उस पर कुछ फोर्स लग गया होता और फिर मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड को F/m0 लिख देता। यही किया था हमने। नोटिस करो कि एक पार्टिकल रखा, जिस पॉइंट पे फील्ड पता करना था उस पॉइंट पे उस पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगा, फोर्स को इसी पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दिया। तो यही कर रहे हैं, मुझको यहाँ पे फील्ड पता करना है, मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल m0 मास का रखा, उस पर जो भी फोर्स लगा उसको m0 से डिवाइड कर दिया। और फोर्स कितना लगेगा ये हम जानते हैं, r डिस्टेंस पे होने पर जो फोर्स लगता है वो gm/r² लगता है। इसको डिवाइड कर देंगे m0 से तो ये हो जाएगा gm/r²। तो इतना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। इन अदर वर्ड्स समरी तुम याद रखो कि m मास के पार्टिकल से r डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो पार्टिकल की तरफ होती है और उसकी वैल्यू होती है gm/r²। ये याद रखो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमने एक पार्टिकल की ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात कर ली, ठीक है। सपोज अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि एक m कैपिटल M मास की रॉड है, लेंथ l है, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, ठीक है। ये पॉइंट हमने रॉड की एक्सिस पे लिया है, यानी कि रॉड की जो सेंट्रल एक्सिस है उस पर, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। तो गाइस क्या तुम बता सकते हो इसका आंसर मुझे, क्या हमने ये ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल रखने पे उस पर कितना फोर्स लगेगा वो हमने निकाला था। चलते हैं, देखो ये रहा। तो इस फोर्स को इस पार्टिकल के मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो हमें आंसर पता लग जाएगा। ये आंसर होगा, मतलब ये होगा G/M/r/l। चेक करो, क्लियर है, ठीक है। तो ये रॉड की वजह से हो गया उसकी एक्सिस पर। अब हमारे जो काम के केस हैं हम वो देखते हैं। हमारे काम के केस हैं G ड्यू टू हॉलो स्फेयर। ये मैं प्रूव नहीं करूंगा बच्चों, मैं तुमको केवल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये तुम्हें याद रखनी है। तो G ड्यू टू हॉलो स्फेयर कितना होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म हॉलो स्फेयर रादर, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना होता है मैं ये बताता हूँ। सपोज वी हैव अ स्फेयर, ठीक है, वी हैव अ स्फेयर विच इज़ अ यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है। अंदर से हॉलो है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि इसने कितना ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है। तो हमें बात करनी चाहिए दो रीजन्स की, कि आउटसाइड पॉइंट पे कितना कर रखा है और इनर पॉइंट पे कितना कर रखा है। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज r, आई विल राइट दैट r इज ग्रेटर देन r, इक्वल टू भी डाल देते हैं। तो आउटर रीजन के लिए ये जो शेल है, ये जो हॉलो स्फेयर है, इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। याद करो ये फॉर्मूला एक पार्टिकल के लिए था, मतलब कि ये सारा का सारा मास अगर यहाँ पे होता तो ये कितना फोर्स लगाता, आउटसाइड पॉइंट पे उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने मना किया था, आपने कहा था कि सेंटर से डिस्टेंस नहीं लेना होता है। तो बच्चों मैंने ये कहा था कि इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ये नहीं कि तुम्हें कोई सा भी ऑब्जेक्ट दिया जाए तुम उसके लिए कर दो, ठीक है। मैंने कहा था कि तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा पहले कि ये डूएबल है एंड देन वी कैन यूज इट। तो यहाँ पे मैंने प्रूव नहीं करा है, बट मैंने अभी नहीं करा है, बट मैंने वैसे किया हुआ है, लोगों ने किया हुआ है, सबने करा हुआ है, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रूवन थिंग कि स्फेयर के केस में इट इज़ ओके टू टेक अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। स्फेयर के केस में कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्फेयर रादर, नॉन यूनिफॉर्म स्फेयर के केस में भी नहीं कर पाओगे। तो यूनिफॉर्म स्फेयर के केस में अगर तुम आउटसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हो
तो तुम ये मान सकते हो कि सारा का सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है एंड अकॉर्डिंगली तुम फील्ड लिख सकते हो। व्हाट अबाउट द इनर रीजन? अगर आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर होगी, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंटरनल पॉइंट, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? द आंसर इज 0। ठीक है, इस इंटरनल पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, यानी कि अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी, अगर मैं उसको ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। नोटिस करो, R इक्वल टू R तक फोर्स या ग्रेविटेशनल 0 है G की वैल्यू। ठीक है, और जैसे ही R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाती है, वैसे ही वैल्यू GM बाय कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगी। And then it will start decreasing and it will become 0 as we move towards infinity. ठीक है मेरे बच्चों, सो दिस इज अबाउट अ हॉलो स्फीयर। ठीक है, अब अगर मैं G ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर लिखूं, ठीक है, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। यानी कि इस बार पूरे स्फीयर में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसका मास m मान लो, रेडियस r मान लो। ठीक है, और एक और चीज़ है, अगर मास पता है, रेडियस पता है, तो ज़रूरत पड़ने पे हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी होगा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इस वाले केस में भी हम दो रीजन्स बनाएंगे, इनर रीजन, आउटर रीजन। ठीक है, तो अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन r है, तो इस केस में भी सारा का सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम आउटर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म स्फीयर, चाहे फिर वो सॉलिड हो चाहे फिर वो हॉलो हो, दोनों का ही सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं एंड वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ g कंसिडरिंग देम टू बी अ पार्टिकल। ठीक है, सो दिस विल बिकम gm बाय स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंटरनल पॉइंट? इस केस में इंटरनल पॉइंट पर जो फील्ड होता है वो नॉन जीरो होता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है GMR बाय आर क्यूब। देखो रहेगा समझ में। ठीक है, सो GM बाय आर क्यूब दैट इज। तो इस वाले केस में अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले केस में अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ G वर्सेस R का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पहले लीनियर ग्राफ होगा, ठीक है, जो कि होगा R इक्वल टू R तक का, और उसके बाद फिर वही ग्राफ जो हॉलो के केस में बना था। तो डिफरेंस इंटरनल रीजन में है। हॉलो के केस में इंटरनल रीजन में जीरो फील्ड है, जबकि सॉलिड के केस में इंटरनल रीजन में इट्स अ लीनियरली इंक्रीजिंग फील्ड, लीनियरली इंक्रीजिंग विद R। ठीक है, तो सरफेस पे दोनों केस में सेम वैल्यू होगी विच वुड बी GM बाय R स्क्वायर। क्लियर बच्चों? ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R डालेंगे तो R स्क्वायर बचेगा। तो ये हमने ग्रेविटेशनल फील्ड लिख लिया है ड्यू टू एक्चुअली हम लोग ये अर्थ की एनीवेज गाइस, मैंने हेडिंग पे ध्यान नहीं दिया, बहुत देर से हेडिंग ड्यू टू अर्थ चल रही है। ठीक है, तो ये अभी हम डील करेंगे इसके साथ, अभी करा नहीं है, इन स्लाइड्स पे ये नहीं है। ये ठीक था? ठीक है, अगेन अभी हमने जो सीखा है उस पर एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सपोज हमसे कहा गया कुछ ऐसा कि एक बड़ा स्फीयर था, ठीक है, m मास और r रेडियस का, इसमें से हमने एक छोटा स्फीयर काट के निकाल लिया, तो ये बचा हुआ मास है। ठीक है, तो m मास जो था वो पूरे स्फीयर का था। ठीक है, मतलब काटने से पहले m इज मास बिफोर स्मॉलर स्फीयर वाज रिमूव्ड और वाज कट। ठीक है, चलो, और स्मॉलर स्फीयर का जो डायमीटर है वो बड़े का रेडियस है।
अब हमने रिमूव तो किया, जो किया हमने इस पीस को निकाल के बगल में रख दिया, हमने यहां रख दिया इस पीस को, समझ आ रहा है? ठीक है, इसको उठा के यहां डाल दिया हमने, क्लियर है? सच दैट ऑल ऑफ दीज आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये सेंटर, ये इसका सेंटर, ये ठीक है। अब इनके नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं P1, इसका नाम रख देते हैं P2, इसका नाम रख देते हैं P3। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि P1, P2, P3 तीनों पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटीज बताओ। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं, देखो। ठीक है, तो सबसे पहले P1 की बात करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट स्फेयर के केस में P1 वॉज सेंटर, मतलब ये स्फेयर जब पूरा था, ये स्फेयर जब पूरा था तो P1 सेंटर का पॉइंट था। ठीक है, पूरे स्फेयर में P1 पर जो फील्ड था वो था 0, सेंटर का पॉइंट है। तो ये देखो, सॉलिड स्फेयर के केस में R को अगर मैं 0 कर दूं तो फोर्स 0 हो जाता है, फील्ड 0 हो जाता है, तो 0 था। ठीक है, अब तुम क्या करो, इस 0 में से, ठीक है, यहाँ पर जो मास था, मतलब इस 0 में ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन इसको हम निकाल लेंगे तो ये तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो इसका कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं। ये समझ आ रहा है? ठीक है, तो 0 में से इसका कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं, और इसका कंट्रीब्यूशन था इस डायरेक्शन में, राइट? ये अपनी सेंटर की तरफ प्रोड्यूस करेगा ना, तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन था, इसका मास कितना था, पहले इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं। तो स्मॉल m कैसे लिखेंगे पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हम पोर्शन निकाल रहे हैं, इसका मास अगर स्मॉल m है, इसका रेडियस अगर r/2 है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? इसकी डेंसिटी हो जाएगी m/4/3 पाई r/2 का क्यूब, एंड दिस शुड बी द सेम एज द डेंसिटी ऑफ द एंटायर स्फेयर। पूरे स्फेयर की डेंसिटी, क्योंकि उसी में से तो काटा है, तो पूरे स्फेयर का मास अपॉन पूरे स्फेयर का वॉल्यूम। तो यहाँ से देखो स्मॉल m की जो वैल्यू है, ठीक है, कितनी आ रही है, ये m/8 आ जाएगी, करके देख लो। ठीक है, तो ये m/8 आ गई। तो ये स्मॉल स्फेयर P1 पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कितना होगा वो होगा g इंटू स्मॉल m अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज r/2 स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन इसका था और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, तो इसको माइनस कर देना है। तो g स्मॉल m की जगह मैं लिख दूंगा m/8 और r/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको निकाल के यहाँ पे डाल दिया, तो इसका कंट्रीब्यूशन ऐड करो, इसने इधर की तरफ कंट्रीब्यूट कर रखा है, इसका कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा कितना? मास इसका m/8 है, तो g m/8, ठीक है, g m/8। इसके सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये r है, ये r/2 है, 3r/2 हो गया, सो 3r/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, कितना बनेगा ये? तो gm/r² को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आएगा 4/9। ठीक है, सो दिस इज 4/9 माइनस, और ये हो जाएगा 4/8 माइनस हाफ। ठीक है, दिस इज 4/8, इनफैक्ट 8 तो यहाँ पे भी है, तो 8 को यहीं ले जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर केवल 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -gm बाय 8r² इंटू, ये कितना हो गया? 32/9 हो गया। ये माइनस साइन ऑलरेडी ले चुका हूँ, इस 8 को इससे काट के, तो ये हो जाएगा -gm/r² इंटू 4/9। माइनस आना ठीक था, सही था, क्योंकि नेट फील्ड तो इधर ही आना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा मास है, तो नेट फील्ड उधर आना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमने P1 पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिख दिया है, देखो किस तरीके से लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से तुम अब P2 पे भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम लॉजिक लगा के। कौन सा लॉजिक? P2 पर पहले पूरे स्फेयर का कंट्रीब्यूशन लिख देते हैं, तो पूरे स्फेयर के लिए, यानी कि जब पूरी जगह पे मास था, ठीक है,
तो उस समय P2 जो था r/2 डिस्टेंस पे था, क्योंकि पूरी जगह पे मास था तो वो फॉर्मूला वैलिड था जो हमने लिखा था gm स्मॉल r बाय कैपिटल R का क्यूब। तो ये हो जाएगा gm स्मॉल r की जगह r/2 अपॉन कैपिटल R क्यूब, तो ये हो जाएगा gm बाय 2r²। ये तो तब जब पूरी जगह पे मास प्रेजेंट था। अब यहाँ से जो मास निकाला उसका कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं, मतलब कि ये जो मास था इसका कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं। लेकिन नोटिस करो इस मास के लिए ये सेंटर पॉइंट है, तो एक स्फेयर अपने सेंटर पे तो कोई ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं करता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट पे 0 है, तो माइनस कर देंगे 0 को। ठीक है, तो यही रह जाएगा। फिर हमने इस स्फेयर को उठा के यहाँ रख दिया था, तो यहाँ रखने से इस डायरेक्शन में एक एडिशनल फील्ड आ गया जो इसने प्रोड्यूस करा है, क्योंकि अब वो पॉइंट इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। तो वो फील्ड कितना रहा होगा, वो रहा होगा g इंटू स्मॉल m। स्मॉल m m/8 था, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये होगा r/2 प्लस r/2 का स्क्वायर, तो ये है gm बाय r² इंटू 8। ये हमें ऐड कर देना है, ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर की तरफ है और ये वाला फील्ड इधर की तरफ है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, इन दोनों से बड़ी तो यही वाली लग रही है, तो आंसर उधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो जो जी नेट आएगा P2 पर, ये आएगा 1/2 माइनस 1/8, 3/8 हो गया क्या, इन दैट डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर बच्चों, तो हमने ये P2 पे भी लिख दिया। P3 पे तुम अपने आप लिख लेना। ठीक है, तरीका मैंने तुम्हें बता दिया किस तरीके से लिखते हैं। पहले इस पूरे की वजह से लिखेंगे, फिर इसका कंट्रीब्यूशन सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका खुद का कंट्रीब्यूशन तो 0 होगा क्योंकि P3 इसका सेंटर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जब हमने स्फेयर्स की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड को लिखना सीख लिया है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमें जिस बारे में बात करनी चाहिए वो है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। तो उसकी बात करते हैं, जो कि यहाँ पे अब लिखा हुआ है। ठीक है, देखो तो इसमें सबसे पहले हम अजम्पशंस क्या ले रहे हैं वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो अजम्पशंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, पहला अजम्पशन ये है कि अर्थ को हम यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फेयर मान रहे हैं। ठीक है, दिस इज एन अजम्पशन, ऐसा है नहीं। ठीक है, अर्थ का बनी हुई है वाटर से, ग्राउंड है, ठीक है, जगह जगह पे। तो अर्थ के मेंटल में जैसे अलग मटेरियल्स हैं, ठीक है, तो कोर में अलग मटेरियल्स है। तो कहने का मतलब है कि अर्थ इज़ नॉट रियली डेंसिटी, अ स्फेयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, इट इज़ स्फेयर इन विच रादर इट्स नॉट अ स्फेयर ऑल्सो। ठीक है, बट वॉट एवर इट इज़, इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म डेंसिटी। हम मान रहे हैं कि इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी, एंड फर्दर मोर we are assuming it to be a square, sorry, sphere. अज्यूम कर रहे हैं अर्थ एक्चुअली में स्फेयर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्फेयर है, और वी आर इग्नोरिंग इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, वी आर इग्नोरिंग दैट। ऑलराइट, तो आफ्टर दीज assumptions what we are going to do, we are going to find g due to earth, and we are going to consider 3 cases at surface of earth, ठीक है, at a height h, from surface of earth, ठीक है, and at a depth d from surface of earth। ठीक है, एंड गाइस कीप इन माइंड कि अर्थ को हम मान रहे हैं कि ये एक स्फेयर है, ठीक है, जिसका रेडियस
हम आर ई से डिनोट कर रहे हैं और ये रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स होता है, ठीक है, और इसके मास को हम एम ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो स्फेयर के लिए सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ कर देंगे। तो जी एस विल बिकम जी इंटू एम ई बाय आर ई स्क्वायर, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ को डालने के बाद यही नंबर है जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आता है, जिसको हम यूज़ करते हैं पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में। जैसे तुमने जो नंबर यूज़ किया था 9.8, वो यही नंबर होता है। दिस इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट अ हाइट एच, ठीक है। तो एट अ हाइट एच का मतलब क्या हुआ कि ये अगर अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस है, ठीक है, देन हम सरफेस से एच हाइट वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी कि सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो आर ई प्लस एच हो जाएगा। और यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो एक्सटर्नल पॉइंट पे यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए सारा का सारा मास सेंटर पे माना जा सकता है, ठीक है। तो पी पॉइंट पर जो जी है वो है g into mass of earth into small r square, where small r is how much? Small r is r e plus h, ठीक है। तो ये हो गया g m e अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब तुम नीचे ब्रैकेट में से आर ई को बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर ई स्क्वायर। ये पूरी चीज़ जी एस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो हम इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, जी एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर। और फिर बाइनोमियल यूज़ करके, जैसे इसकी पावर को -2 करके न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो ये 1 प्लस एच बाय आर ई रेज टू पावर -2 भी लिखा जा सकता है। ये बाइनोमियल यूज़ करके नहीं लिखा है, ये तो सिंपल हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गए। अब बाइनोमियल यूज़ करके हम लिख सकते हैं जी एस इंटू 1 प्लस -2 इंटू एच बाय आर ई। बट यू कैन डू दिस ओनली इफ h is much smaller than re. For example, देखो re 6400 किलोमीटर्स था, राइट। सो दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स 6400 किलोमीटर्स, क्लियर है। अगर ये लेंथ 6400 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रही है, सोचो मैं इसके इतने टुकड़े कर देता हूँ, ये मैंने 10 भी नहीं किए होंगे, शायद 20 भी नहीं किए होंगे। अगर मैं इसके 100 टुकड़े कर देता हूँ, तो 100 टुकड़े की एक लेंथ अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज, सपोज मैं माउंट एवरेस्ट के टॉप पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो और रादर इफ दिस इज अर्थ, हाउ वुड माउंट एवरेस्ट लुक लाइक, ठीक है। कीप इन माइंड दैट दिस इज 6400 किलोमीटर एंड माउंट एवरेस्ट इज व्हाट अराउंड 9 किलोमीटर्स हाई, 8848, ठीक है। तो अगर ये लेंथ 6400 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 8848 इज व्हाट दिस, ठीक है। सो इवन इफ यू गो ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, देन ऑल्सो यू कैन से दैट एच इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, ठीक है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन से, लाइक unless you are sitting in a rocket and going really away from earth, ठीक है, you can say that for any place on earth, be it in any building, ठीक है, be it on any mountain, we can say that this condition will hold, and therefore we can write g as gs into 1 minus 2h by re. that means surface पे जितना भी तुमने g देखा है, h ऊपर जाने से वो कम होने लगता है और linearly decrease होता है, ठीक है, of course until you go very high, ठीक है। सो दिस इज g एट अ हाइट h। अगर ये कंडीशन नहीं है तो g के लिए फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, या रादर ये वाला यूज़ कर लेना, ठीक है। तो समरी ये है कि g एट अ हाइट h कैन बी रिटन एज gs अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई स्क्वायर, अगर h आर ई के कंपेरेबल है, और इट कैन बी रिटन एज gs 1 माइनस 2h बाय आर ई, ठीक है, इफ h इज मच स्मॉलर देन आर ई, ठीक है। तो ये हो गया, हमने एट अ हाइट लिख लिया। अब एट अ डेप्थ की बात करते हैं, ठीक है। एट अ डेप्थ d क्या होगा? तो जब हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, लेट्स से ये पूरा स्फेयर, ये अर्थ है, तो डेप्थ का मतलब हम टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ चले गए हैं। तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ जाने का मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस हुआ,
ठीक है, स्मॉल आर, ये कितना हुआ, ये रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी हो गया। और इनर पॉइंट पे जो फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है, वो होता है जी एम आर अपॉन आर क्यूब। तो एम की जगह पे एम ई और आर की जगह पे आर ई, तो ये हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर ई माइनस डी। अब एक काम करो, इस आर ई क्यूब में से एक आर ई को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी बाय आर ई, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज जी एस। ठीक है, तो जी एस इंटू 1 माइनस डी बाय आर ई, सो दिस वुड बी द फॉर्मूला दैट वुड बी एप्लीकेबल एट डेप्थ डी। नोटिस करो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि डी मस्ट बी स्मॉलर देन आर ई, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हमने एट अ हाइट एच देख लिया, एट अ सरफेस देख लिया, एट अ डेप्थ डी देख लिया। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। ऑलराइट, ठीक है, चलो बच्चों आज हम लोग यहीं तक करते हैं, अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, सो आई होप यू हैव लर्न फ्रॉम दिस सेशन and I hope you will learn in the next session also. See you in the next session. Take care students. Bye bye.